हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के वी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको पीजी सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो आज नेक्स्ट चैप्टर होगा वो निर्दर्शन होगा, ठीक है। क्या होगा? निर्दर्शन होगा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सैम्पलिंग। आपको एक सरल शब्दों में याद रखना है कि निर्दर्शन को सैम्पलिंग, अगर सैम्पलिंग कहीं आ जाए, ठीक है, सैम्पलिंग कहीं आ जाए, ठीक है, सैम्पलिंग तो आपको याद रखना है कि निदर्शन, ठीक है। हिंदी में कई नाम होते हैं, लेकिन सबसे मेन यहाँ पे फैक्टर बनता है कि सबसे पहले आप लोग को जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, इंग्लिश को ध्यान में रखकर आप लोग को एग्जाम देना होगा। अगर हिंदी के चक्कर में जाइएगा तो आप लोग कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। या इसको निर्दर्शन को बोलते हैं प्रतिचयन, ठीक है। कई नाम होते हैं, अगर नामों के चक्कर में जाए तो फंस, इसलिए आप लोग एक सरल शब्दों में याद रखिएगा सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग याद रखिएगा। जहां देखिएगा सैम्पलिंग तो आप कहीं ना देखिएगा सैम्पलिंग बोला जा रहा है, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। हम आपसे वादा किए थे प्रिय स्टूडेंट कि आप लोग के सामने हम पेपर नंबर पेपर नंबर 7 का क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन नोट्स बनाने की वजह से हम आप लोग के सामने क्वेश्चन एक्सटर्नल एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं। हम उसको बहुत जल्द लेकर आएंगे, 2 से 4 दिनों के अंदर हम वो क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आज जो हम पढ़ा रहे ये भी काफी महत्वपूर्ण लेसन है, उसी लेसन को पढ़ा रहे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस लेसन से जो प्रश्न बनता है सबसे ज्यादा पूछता है कि निर्दर्शन क्या होता है, इनके प्रकार का वर्णन करें। क्या है? इनके प्रकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको प्रकार को आप देखिएगा, ठीक है। इसके प्रकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद महत्व और सीमाएं, जब इसका सैंपलिंग का अर्थ जान जाइएगा तो आपको प्रकार महत्व सीमाएं लिखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले सैंपलिंग किसको कहते हैं? तो सैंपलिंग किसको कहते हैं? सबसे पहले उदाहरण के तौर पर आप लोग बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है प्रिय स्टूडेंट, ये आदमी है, अगर ये मार्केट जा रहा है, अगर इसको चावल खरीदना है, क्या चावल खरीदना है, तो जो ये आदमी चावल खरीदना, सबसे पहले यहाँ पे एक बोरा रखा हुआ, ठीक है, एक बोरा में चावल रखा हुआ है, ये बोरा है, मान ली बोरा है, तो यहाँ से थोड़ा सा लेके अपने मुट्ठी से ये आदमी अपने हाथों से लेके यहाँ पे चेक करता है कि चावल कैसा है। अगर चावल अच्छा, तो आनी सैंपलिंग उसको कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को अगर हमको लेना है तो उसे आमतौर पर एक हम छोटे रूप में उस लिए गए समग्र जो अंश है ना, समग्र जो आपके पास जो चावल है उसका हम एक छोटा सा अंश निकाल कर निरीक्षण कर सकते हैं कि वह चावल कैसा है, ठीक है। मान लीजिए आप घर में अगर आप आपके गार्जियन या आप चावल लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, या आप गेहूं लेने के लिए जाते हैं या मिठाई लेने, सबसे अच्छा उदाहरण है कि मिठाई, आप यहाँ पे है, ठीक है, प्रिय स्टूडेंट, आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई होटल है, ठीक है, कोई होटल है, यहाँ पे कोई होटल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गए, आपको कोई मिठाई लेना है, यहाँ पे मान लीजिए कि रसगुल्ला, यहाँ पे रसगुल्ला है, यहाँ पे जिलेबी, यहाँ पे कचौड़ी, ठीक है। आपको लेना क्या? बोलेगा भैया मीठा कैसे? तो आप रसगुल्ला ले लीजिए। बोले भैया आप चेक करके दिखाए कैसा लगता है, खाएंगे, उसके बाद देखिए, उसी को तो सैंपलिंग कहते हैं प्रिय स्टूडेंट, जिसे हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं और उसे हम प्रयोग करके देख लेते हैं कि वो सामान अच्छा है कि नहीं। से हम अच्छा है तो फिर ले लेते हैं, उसे खरीद लेते हैं, उसे नमूना के तौर पर हम देखते हैं, ठीक है। नमूना के तौर पर जब जांच परख करते हैं उसे सैंपलिंग कहते हैं या निर्दर्शन कहते हैं या प्रतिचयन कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको समझिएगा, नाम अलग अलग है लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा, चाहे आप लोग निर्दर्शन, ठीक है। एक और उदाहरण बोल सकते हैं कि निर्दर्शन होता है ना, मान लीजिए कि हम अगर शोध कार्य प्रारंभ करने गए हैं एक गांव, ठीक है, इस गांव में यहाँ पे मान लीजिए कि 2500 लोग है, ठीक है, और जो शोध करता है वो उसको शोध करना है, शोध कर रहा है, तो ये 2500 लोगों को, ये 2500 लोगों से ये प्रश्न नहीं कर सकता। गिने हुए लोगों, यहाँ 2500 लोग है तो मात्र इसमें सेलेक्ट करेगा 10 लोग, ठीक है। 10 लोगों का जो नमूना, 10 लोगों जो सेलेक्ट करेगा, उसी से किससे सेलेक्ट किया? 25 लोग जो इस गांव में निवास कर रहे, उसी से कुछ लोगों को निकाल कर 10 लोगों सेलेक्ट किया, 10 लोगों सेलेक्ट किया, तो उस सेलेक्ट करने के बाद उसका जो शोध होगा काफी अच्छा, क्योंकि मुझे ये जो 10 लोग है, 2500 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 2500 लोगों का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 10 लोग
25 लोगों के बराबर है, ठीक है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर हम 25 लोगों का ये करेंगे, हम यहाँ पे उसका मार्गदर्शन प्राप्त करें, बिल्कुल ये असंभव होगा। हमारे सैंपलिंग में काफ़ी सैंपलिंग बिल्कुल हो नहीं पाएगा, क्योंकि सैंपलिंग क्या कहता है कि जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ, उसमें कुछ नमूना निकाल करके उसे हम ला कर उसे सैंपलिंग करें, ठीक है। उसी को सैंपलिंग कहते हैं। बोल सकते हैं सबसे सरल तरीका बोल सकते हैं कि आपके घर में, यहाँ ये आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है। अरे कोई शोध करने के लिए कोई व्यक्ति गया है आपके घर, ठीक है, तो ये सभी लोग से पूछ नहीं सकता है, क्योंकि ये नहीं पूछ सकता है। तो इसी 10 में से 2 लोगों से ये नमूना निकाल के 2 लोगों से कि 10 लोग, जो 2 लोग हैं, इसका 10 लोग का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो फिर इनके पास जो फैक्टर जाएगा, जो सच्चाई जाएगा, तो ये 10 लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जो ये बात 2 लोग बताएंगे, ये डन करेंगे। इसी को तो नमूना कहते हैं या निरीक्षण कहते हैं, ठीक है। निरीक्षण भी इसी को कहते हैं, ठीक है, या प्रतिचयन भी कहते हैं, ठीक है, इसी को। चलिए आप लोग को इतना समझा दिया कि सैंपलिंग क्या कहते हैं। सैंपलिंग उसको कहते हैं तो पूरा छोटा जो पूरा भाग, समग्र भाग होता है, उसका छोटा सा अंश, उसका छोटा सा अंक का जो छोटा सा अंश होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, तथा जिसमें समग्र का मौलिक विशेषता पाई जाती है। और जीवन में हम निदर्शन का प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। और जीवन में बात करें तो निदर्शन का प्रयोग करते रहते हैं। एक और उदाहरण आप लोग के सामने में रख रहे हैं। मान लीजिए कि आपको दूध को चेक करना है कि दूध की गुणवत्ता कितनी अच्छी है या नहीं। तो मान लीजिए कि अगर हम दूध आया है इतने बड़े, मान लीजिए कि 10 लीटर दूध आया है, तो दूध चेक करने वाला मात्र एक छोटे से किट के द्वारा इतना एक बूंद यहाँ पे एक किट में डालता है। उसके बाद इसका नमूना निकाल कर चेक कर लेता है कि ये आपका दूध कितना सही है, किसमें पानी मिलावट है या नहीं है। इसी को तो निदर्शन या सैंपलिंग या आप लोग का ये प्रतिचयन बोलते हैं, ठीक है। प्रिय स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप बताते हैं निर्दर्शन की परिभाषा, ठीक है। क्या बोला गया है? निर्दर्शन का अर्थ और परिभाषा। क्या? निर्दर्शन का अर्थ और परिभाषा बता रहे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। तो निर्दर्शन समग्र यानी पूरा का एक छोटा भाग या अंश है जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। क्या? निर्दर्शन समग्र का एक छोटा सा भाग या अंश है जो उस पूरे का प्रतिनिधित्व करता है, तथा जिसमें समग्र की मौलिक विशेषता पाई जाती है। और समग्र की मौलिक विशेषता पाई जाती है। दैनिक जीवन में हम सभी निर्दर्शन का प्रयोग करते हैं, और आजकल के जीवन में या पहले के समय में निर्दर्शन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है और अभी भी किया जा रहा है। जबकि हम बाजार में जब चावल खरीदने जाते हैं या गेहूं खरीदने जाते हैं, मिठाई खरीदने जाते हैं या नमकीन खरीदने जाते हैं, तो इसका एक नमूना देखते हैं। नमूना से ही निर्दर्शन का पता करते हैं कि ये चावल सही है नहीं, या बिस्किट सही है नहीं, ये मिठाई सही है। हम खा के देखते हैं उसे। अगर चावल लेना तो हम चावल को एक मुट्ठा में लेके देखेंगे कि ये सही है नहीं, ठीक है। और अगर एक और सटीक उदाहरण बोल सकते हैं, अगर हम आप खाना बना रहे हैं ना, तो इसके जो आप लोग का डेगची रहता है उसके अंदर जो चावल पक रहा होता है, तो क्या आप सारे चावल को देखते नहीं देखते हैं? उसमें से 1 या 2 चावल को निकाल कर, छोलनी से निकाल के जब यहाँ पे निकालते, चेक करते हैं, हाथ से देखते हैं कि पक गया है, तो उसे सारे का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी समग्र का एक छोटा सा 2 अंश निकाल करके हम जब देखते तो सारे का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। 2 अंश निकालते तो पता चल जाता कि नहीं, आप पक गया, चावल को पसा देना चाहिए। ये भी इसका एक सच्चा एक परफेक्ट उदाहरण है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। अतः निर्दर्शन वह पद्धति है जिसके द्वारा केवल समग्र में एक अंश का निरीक्षण करके संपूर्ण समग्र के बारे में जाना जा सकता है। निर्दर्शन क्या है? निर्दर्शन वह पद्धति है जिसके द्वारा केवल समग्र में एक अंश का निरीक्षण करके संपूर्ण समग्र के बारे में जाना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक के बारे में हम पूरे उस क्षेत्र की जनसंख्या में 10 लोगों को उठाएंगे, तो हम पूरे क्षेत्र की जनता क्या करे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सरल शब्दों में आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। समग्र देखिए, फिर उसके बाद आप लोग का एक और है, समग्र में कुछ इकाइयों को अध्ययन के रूप में चुनना या निर्दर्शन कहलाता है। कुछ इकाइयों के अध्ययन के रूप में चुनना वो निर्दर्शन या प्रतिचयन या आप लोग का निर्दर्शन कहलाता है, ठीक है। निर्दर्शन पद्धति का प्रयोग बहुत लंबे समय से होता है। निर्दर्शन पद्धति का प्रयोग बहुत प्राचीन काल में भी देखे तो निर्दर्शन का प्रयोग होता रहा था, क्योंकि अगर किसी चीज को हमें खरीदना है तो हम उसका सबसे पहले नमूना के तौर पर लेंगे कि यह सामान अच्छा है कि नहीं। इसी के अनुसार हम फिर उसका तय करते कि ये अच्छा है तो लिया जाए, नहीं अच्छा तो नहीं लिया जाए, ठीक है। दैनिक जीवन में भी हम निर्दर्शन प्रविधि का प्रयोग करते हैं, और दैनिक जीवन की बात करें आज के समय में भी इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में, और सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग जब
शोधकर्ता अपने शोध कार्य प्रारंभ करते हैं, जब उनका बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, तो उस समय इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में जो गृहिणी है वो एक या दो चावलों को एक या दो चावलों को देखकर या परीक्षण कर लेती है कि सारे चावल पक चुके हैं। पर सारे चावल एक या दो चावल निकाल कर देख लेती है, परीक्षण कर लेती है कि सारे चावल पक चुके हैं, तब उसे फिर पसा दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार को निर्दर्शन कहते हैं। इस प्रकार बाजार में गेहूं, चावल, दाल आदि की जांच बोरियों में से मुट्ठी भर दाने लेकर कर लेती है। और इस प्रकार हम जब बाजार जाते हैं तो मुट्ठी भर चावल लेकर बोरियां से मुट्ठी भर चावल लेकर हम जांच के परख कर लेते हैं, और इसी को तो निर्दर्शन कहते हैं। और सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः बहुत से इकाइयों में कुछ एक इकाइयों का अध्ययन करना हेतु चयन या निर्दर्शन कहलाता है। बोला गया है सामान्यतः बहुत से इकाइयों में कुछ इकाइयों का अध्ययन करना चयन या निर्दर्शन कहलाता है। दैनिक जीवन में हम निर्दर्शन का प्रयोग हम करते आ रहे हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में निर्दर्शन का प्रयोग होते आ रहा है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, अब होते आ रहा है, विधि का प्रयोग नियंत्रण करते आ रहे हैं। ठीक है, नियंत्रण करते हैं। जैसे दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए थोड़ी सी दूध की मात्रा लेकर अध्ययन करना, अनाज की ढेर सारी मुट्ठी भर अनाज लेकर अनाज की गुणवत्ता जांच करना। कि आप लोग को बताएं कि जब हमको दूध की गुणवत्ता जांचना होगा तो हम एकदम थोड़ा सा दूध निकालकर उसकी गुणवत्ता की हम परीक्षण कर सकते हैं कि ये दूध कितनी मात्रा में बिकनी चाहिए, कितना इसका वैल्यू होना चाहिए, उसके अनुसार फिर उसको वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, निर्दर्शन या प्रतिचयन का अर्थ संपूर्ण इकाइयों में से कुछ ऐसी इकाइयों को अध्ययन के लिए चयनित करना जो समय का प्रतिनिधित्व करती है, वह निर्दर्शन कहलाता है। बोला गया है ना कि निर्दर्शन वह प्रतिदर्शन का अर्थ संपूर्ण इकाइयों से है, कुछ ऐसे इकाइयों को अध्ययन के लिए चयनित करता है जो समय का प्रतिनिधित्व करती है। और मान लीजिए कि अगर हमें उस गांव में जो 2500 लोग थे, मान लीजिए इस गांव में 2500 लोग थे, 25 लोग का हम जब अध्ययन करेंगे तो काफी समय लगेगा, काफी धन खर्च होगी। ठीक है, काफी वक्त लगेगा, काफी लोगों से मिलना होगा, तो हमारा बहुत ज्यादा इसमें नुकसान होगा। इसलिए ये सिर्फ 10 लोगों को इसमें चयन किया गया। ये 10 लोग 25 लोगों के बराबर ये प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए यहाँ पे समय की भी बचत होगी और ये काफी महत्वपूर्ण प्रविधि है। निर्दर्शन को विभिन्न विद्वानों ने निम्न तरीके से परिभाषित किया। निर्दर्शन को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद है आप लोग को गुड डे और हॉट के बारे में बताते हैं कि निर्दर्शन के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं प्रिय स्टूडेंट। तो इनका कहना है कि एक निर्दर्शन, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधित्व। कहने का तात्पर्य यह है कि एक निर्दर्शन होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है किसी विस्तृत यानी लंबे चौड़े एरिया या समूह के एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधित्व, यानी लंबे चौड़े एरिया को एक छोटे रूप में उसे लाना ही निर्दर्शन कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि निर्दर्शन किसी विशाल समूह, समग्र या योग का एक अंश है। क्या विशाल समूह, समग्र या का योग या अंश है, जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व, जो पूरे का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात अंश की भी वही विशेषता है जो कि संपूर्ण समूह का समग्र की है, और अंश की भी वही विशेषता है जो संपूर्ण समूह का समग्र की है। ठीक है, निर्दर्शन की विशेषता। आप निर्दर्शन की विशेषता पूछ देगा कि निर्दर्शन की विशेषता हमको बताइए। ठीक है, तो निर्दर्शन की विशेषता क्या हो सकता है प्रिय स्टूडेंट, आप लोग को काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें, क्योंकि ये वीडियो लंबा जा सकता है, क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है और हम नहीं चाहते कि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आप लोग को दिक्कत हो, इसलिए हम ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और सिर्फ हमारे बातों को सुनिए। ठीक है, आप देखिए नहीं, सिर्फ हमारे बातों को 2 से 3 बार सुनिए, आपके मन में एकदम सारा कुछ आ जाएगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, एक बात हम भूल गए आप लोग बताने के लिए कि कल आप लोग को जो नेट के एग्जाम दिएंगे उनका भी कल आंसर की आ चुका है, आप देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, बोलते हैं निर्दर्शन की विशेषता बताते हैं। तथ्यों का संकलन तथा निष्कर्ष निर्दर्शन पर आधारित है, और तथ्यों की संकलन निष्कर्ष निर्दर्शन पर आधारित होते हैं। अतः अच्छा निर्दर्शन होना अनुसंधान के लिए अनिवार्य है, और एक अच्छा निर्दर्शन होना अनुसंधान के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अनुसंधान विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। अगर उसमें से हम 2 लोगों को चुने तो हमारा निर्दर्शन काफी अच्छा हो सकता है, काफी अच्छी स्थिति में हो सकती है, समाज के लिए कुछ अच्छे दे सकते हैं। अगर हमारा निर्दर्शन गलत हो जाता है, अगर सारे लोग से पूछे, अगर उतना टाइम वेस्ट करना
पड़े तो फिर हम अपने तय सीमा पे शोध कार्य हम नहीं कर पाएंगे, फिर हमें काफ़ी समय लग जाएगा, फिर से मुझे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये आपका शोध के लिए फिर काफ़ी मुश्किल से खड़ा कर सकता है। ठीक है, पीपी अंक का कहना है कि सावधानी से चुना गया अपेक्षाकृत छोटा निदर्शन त्रुटिपूर्ण बड़े निदर्शनों से अधिक विश्वसनीय एक श्रेष्ठ निदर्शन है। ठीक है, श्रेष्ठ निदर्शन की बात करते हैं। और ये देखिए निदर्शन की विशेषता, आपको सबसे पहले इनकी विशेषता, थोड़ा सा निदर्शन के बारे में आप लोग को बता दिए। सबसे पहले निदर्शन की जो विशेषता होता है उस समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पूरे का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? पूरे का प्रतिनिधित्व करता है। आपको यहाँ समझाने का प्रयास किए थे। मान लीजिए यहाँ पे 2500 लोग हैं, तो 2500 लोग है, इससे 10 व्यक्ति को निकाला गया है, तो ये 10 व्यक्ति ये पूरे 2500 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या? पूरे 2500 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब देखिए जो वहां से बताए ना, वहीं से आप विशेषता निकाल से पर्याप्त आकार होता है। ठीक, इसमें भी देखिए हम 10 लोगों का चयन किए तो पर्याप्त आकार हुआ। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद इसमें निष्पक्षता आती है, निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे निर्देशन किया जाता है। उसके बाद तर्क पर आधारित होता है। क्या? उसके बाद तर्क पर आधारित होता है, संसाधनों के अनुरूप होता है, संसाधन के अनुरूप होता है, उद्देश्य के अनुकूल होता है। क्या? उद्देश्य के अनुकूल होता है। इस सब पॉइंट को हम पूरा आप लोग को डीपली समझाने का प्रयास करें, लिख कर समझाने का प्रयास करें, ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्रिय स्टूडेंट, अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, हमारी मेहनत आप लोग के लिए हमारी मेहनत काम आ रहा होगा, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, पहला पॉइंट है समग्र का प्रतिनिधित्व, यानी पूरे का प्रतिनिधित्व। ठीक है, एक सर्वश्रेष्ठ निर्देशन उसे कहा जाता है जो समग्र का सही प्रतिनिधित्व करता है। एक सही निर्देशन उसे कहा जाता है जो समग्र को सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यदि अध्ययन क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्नताओं एवं समानताओं को सामने रखकर उपयुक्त पद्धति द्वारा निर्देशन किया जाता है तो यह अधिक प्रतिनिधित्व वाला हो सकता है। एक निर्देशन को सामने रखकर विभिन्नताओं और समानताओं को सामने रखकर उपयुक्त पद्धति द्वारा निर्देशन किया जाता है तो यह अधिक प्रतिनिधित्व वाला हो सकता है और काफी अच्छा होता है। पर्याप्त आकार, दूसरा पॉइंट है पर्याप्त आकार। तो निर्देशन का आकार कितना होना चाहिए? बोला गया कि निर्देशन का आकार कितना होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में कोई विशेष नियम नहीं है, इसके बारे में कोई विशेष नियम नहीं बनाया गया। फिर भी समस्या एवं समग्र की प्रकृति के आधार पर इसका अनुपात निश्चित किया जाना चाहिए, या ना तो अत्यधिक कम होना चाहिए और ना ही अत्यधिक ज्यादा होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ ये प्रिय स्टूडेंट कि आप पर्याप्त आकार ले रहे हैं ना, इतना भी छोटा नहीं ले लीजिए कि आपका शोध कार्य गलत हो जाए, इतना भी बड़ा नहीं ले लीजिए कि आपका शोध कार्य, एक तय सीमा में अगर 2500 लोग हैं तो 2500 लोगों में एक सही व्यक्ति को देखा जाए तो 10 लोगों का प्रतिनिधित्व अच्छा कहलाएगा। मान लीजिए कि 5000 में मान लीजिए कि 50 लोगों का प्रतिनिधित्व अच्छा कहलाएगा, इतना भी छोटा नहीं लेना है। मान लीजिए एक लोग को लेंगे तो हमको सारे लोगों का प्रतिनिधित्व फिर समझ में नहीं आएगा, एक लोग जो बोलेगा वही हम कर सकते हैं, इसलिए बोला गया इसे सोच समझ कर पर्याप्त आकार से करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट निष्पक्षता। ठीक है, एक श्रेष्ठ निर्देशन पक्षपात रहित होना अनिवार्य है। बोला गया एक श्रेष्ठ निर्देशन उसी को कहते हैं जो पक्षपात रहित होता है, ताकि यह संपूर्ण समग्र का सही प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सके। अगर किसी प्रकार की पक्षपात नहीं रहेगी तो संपूर्ण शोध का हम अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। शोधकर्ता को निर्देशन करते समय अपनी सुविधा और रुचि और स्वेच्छा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब जो कोई शोधकर्ता होता है, कोई जो शोध कर रहे विद्यार्थी होते हैं, उसके ना तो अपनी सुविधा पे उसे ध्यान देनी चाहिए, ना अपनी रुचि पे ध्यान देना चाहिए, ना अपनी स्वेच्छा पर ध्यान देनी चाहिए। उनका जो विषय है उसी पे निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के माध्यम से काम करना चाहिए, ताकि उनके शोध कार्य अच्छे से प्रारंभ किया जा सके, उनके शोध कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पक्षपात की संभावना ना रहे, अपितु निष्पक्ष रूप से इकाइयों का चयन करना चाहिए और निष्पक्ष रूप से इकाइयों का चयन करना चाहिए प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तर्क पर आधारित होना चाहिए और उसका जो निर्देशन वो सैंपलिंग होगा वो तर्क पे आधारित होना चाहिए। तो बोला गया है कि निष्पक्ष एवं विश्वसनीय होने के साथ साथ निर्देशन का तर्क पर आधारित होना चाहिए। वो विश्वसनीय होगा, विश्वास लायक होगा, निष्पक्ष होगा, लेकिन उसके साथ साथ निर्देशन तर्क आधारित होना चाहिए।
वास्तव में तर्कहीन दृष्टि से किया गया निर्देशन ना तो निष्पक्ष हो सकता है और ना ही ये प्रतिनिधित्व पूर्ण हो सकता है। बात करें वास्तव में तर्कहीन दृष्टि से जो निर्देशन किया जाता है ना तो निष्पक्ष हो सकता है ना प्रतिनिधित्व पूरा कर सकता है। इसलिए निर्देशन में सबसे उपयुक्त पद्धति का चुनाव करना अत्यंत ही अनिवार्य है। अगर हम सही चीज तर्क के साथ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा निर्देशन खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है प्रिय स्टूडेंट। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पॉइंट है साधनों के अनुरूप में होना चाहिए। ठीक है, एक श्रेष्ठ निर्देशन का साधनों के अनुरूप भी अनिवार्य है। साधन के अनुरूप निर्देशन करना चाहिए। ठीक है, निर्देशन का चयन साधनों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि यह प्रतिनिधि होने के साथ साथ सरलता से किया जा सके। क्योंकि साधनों के अनुरूप अगर हम निर्देशन का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा शोध कार्य होगा वो कहीं ना कहीं गलत जानकारी प्राप्त होगी और हमारा शोध कार्य वो गलत हो जाएगा। इसलिए बोला गया कि साधनों के अनुरूप जो आपके पास सुविधा है उसके अनुसार निर्देशन का चुनाव करें। ठीक है, आपके पास 10 लोगों की कैपेसिटी की आप 10 लोगों से ही बातों को समझ सकते हैं तो 10 लोगों का ही प्रतिनिधित्व कीजिए। अगर आपके पास कैपेसिटी के 50 लोगों के बातों को समझ सकते हैं तो 50 लोगों को बातों को समझ सकते हैं तो 50 लोगों का प्रतिनिधित्व कीजिए। 50 लोगों को संभाल सकते हैं तो 50 लोगों का प्रतिनिधित्व कीजिए। इसी बात को यहाँ बोला गया है साधनों के अनुरूप, यानी आप में अपने अनुसार उसका चयन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, हम जितना पॉइंट बता रहे हैं ना, जो निर्देशन की हम बताई थी विशेषता अर्थ परिभाषा उसी से निकाला गया ये पॉइंट है। ठीक है, बोला गया एक श्रेष्ठ निर्देशन का अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। वो ठीक है, एक श्रेष्ठ निर्देशन अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। निर्देशन उसी जन समूह से किया जाना चाहिए जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं और निर्देशन उसी जन समूह से किया जाना चाहिए जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अगर समाज में अगर मान लीजिए हम शोध कार्य प्रारंभ किए हैं कि मान लीजिए कि हजारीबाग जिला में आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कितनी है, तो आपका उद्देश्य क्या है कि आदिवासी महिला की राजनीति में कितनी भागीदारी है। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आदिवासी महिला की कितनी भागीदारी है या नहीं। ये आपका उद्देश्य इस उद्देश्य से भटकर कुछ दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य तय कर लिया गया और आपके उद्देश्य के अनुकूल आप निर्देशन का चुनाव करेंगे तो आपका ये निर्देशन काफ़ी अच्छा होगा। सैम्पलिंग आपका जो शोध कार्य होगा काफ़ी अच्छा इससे होगा, काफ़ी अच्छा बनाता है, काफ़ी पारदर्शिता बनाता है और आप समाज को कुछ दे पाएंगे ताकि समाज के द्वारा आप जो शोध कार्य प्रारंभ किया जाता है, शोध जो किया जाता है वो एक शोधकर्ता एक विशिष्ट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। वे वो पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और वे क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं। प्रिय स्टूडेंट, ये बात यहाँ दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन की प्रकार। देखिए आप लोग को निर्देशन की प्रकार काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, निर्देशन की प्रकार आप लोग को याद रखना है। निर्देशन की प्रकार ये बहुत ज्यादा निर्देशन बार बार पूछता है कि निर्देशन की प्रकार का वर्णन करें। तो एक पहला है देव निर्देशन और एक है गैर देव निर्देशन। ठीक है, तो दूसरा दो है देव दर्शन और गैर देव दर्शन। ठीक है, तो देव दर्शन में बोलते हैं कि संभावित या देव निर्देशन या निर्देशन वह निर्देशन है जिसमें समग्र के प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान अवसर होता है। देखिए आप लोग को जो देव निर्देशन में होता है कि मान लीजिए क्लास में 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये क्लास है, यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए। प्रिय स्टूडेंट, देखिए आप लोग समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक क्लास है। ठीक है, यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं। तो देव निर्देशन में ये होता है कि इसमें प्रत्येक इकाई के यानी प्रत्येक स्टूडेंट के समान अवसर होते हैं और इसमें किसी को भी वो शोधकर्ता उठा सकता है, कोई भी स्टूडेंट को उठा सकता है और ये किसी विशेष झुकाव के तरफ नहीं रहेगा। उसका मन जैसे करेगा, जिसको मन करेगा उसको उठाएगा। और ये संयोग बना हुआ रहता है कि कहीं इसके संशय बना हुआ रहता है कि हम ना उठ जाए, कभी हम ना उठ जाए, कभी हम ना उठ जाए, कभी ये ना उठ जाए। इसका देव निर्देशन का आप सरल शब्दों में याद रखिएगा। इसमें आपको
प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना समान रहती है और इसमें संयोग बनी रहती है, इसलिए देव निर्दर्शन कहते हैं। और इसमें संभावना बना हुआ रहता है। ठीक है, देखिए बोल सकते हैं कि संभावित या देव निर्दर्शन या निर्दर्शन जिसमें समग्र के प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान अवसर अवसर होते हैं। इस विधि में शोधकर्ता का झुकाव किसी इकाई विशेष के चुनाव के तरफ नहीं होता, वरन वह चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया देव निर्दर्शन या संयोग पर छोड़ दी जाती है। इसलिए इसे देव निर्दर्शन कहते हैं। और संभावना बनी, आप लोग क्या बोले कि किसी विशेष स्टूडेंट के प्रति इनका झुकाव नहीं रहता, संयोग बना हुआ रहता है। जैसे आप क्लास में कैसे बैठते हैं, अगर सर प्रश्न कर रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट के अंदर डर बना हुआ रहता है, कहीं हम ना उठ जाए, कहीं हम ना उठ जाए, कहीं संयोग बना हुआ रहता है, उसी को तो देव निर्दर्शन कहते हैं। ठीक है, और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं तो निर्दर्शन में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना बनी रहती है, और निर्दर्शन में प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना बनी रहती है। इसमें इकाइयों का चयन शोधकर्ता की इच्छा या उद्देश्य के आधार पर, इसमें जो इकाइयों का चयन या विद्यार्थियों का चयन करना था, उस शोधकर्ता के इच्छा या उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है, पर नहीं होता, बल्कि भागवत संयोग पर चयनित होता है। और कहने का मतलब है कि उसके भाग पर डिपेंड करता है कि वो किसको उठाएंगे, इसलिए देव निर्दर्शन भी कहा जाता है। और देव निर्दर्शन भी कहा जाता है। संभावित निर्दर्शन या देव निर्दर्शन के चुनाव में 3 विधियों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, इसमें 3 विधियों का उल्लेख किया जाता है प्रिय स्टूडेंट, 3 विधि का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, पहला है निर्दर्शन, सीमित देवदर्शन या बहुस्तरीय देवदर्शन। ठीक है, पहला है सरल देवदर्शन, आप लोग को समझाते हैं सरल देवदर्शन। ठीक है, तो निर्दर्शन की यही विधि सर्वाधिक प्रचलित है। इस विधि का महत्व इस दृष्टि से भी है कि संभावित निर्दर्शन के अन्य विधियों भी निर्दर्शन के अंतिम चुनाव में इसी विधि का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य है कि सर्वाधिक प्रचलित विधि है, इसके माध्यम संभावित निर्दर्शन के अन्य विधियों भी निर्दर्शन के अंतिम चुनाव में इसी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरल देव निर्दर्शन के विधियां, ठीक है, सरल देव निर्दर्शन होते हैं, सरल देव निर्दर्शन उसकी विधियां। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विधि होते हैं, तो पहला होता है लॉटरी विधि, दूसरा कार्ड टिकट विधि, तीसरा ग्रेड विधि। तीनों सेम है। अगर मान लीजिए कि लॉटरी विधि होता है तो लॉटरी विधि क्या होता है कि हमें एक कूपन दे देता है, उसके द्वारा फिर किसका भाग में जो लिखा रहेगा वो आएगा। कार्ड विधि द्वारा कार्ड में लिख दिया जाता है, वो कोई व्यक्ति द्वारा चुना जाता है, वो होगा। फिर ग्रिड विधि द्वारा एक सोलर पंप के द्वारा जो प्लेट होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। ठीक है, सरल देवदर्शन उसी को बोलते हैं, देवदर्शन भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सरल देवदर्शन की जो विधियां कौन कौन सी, तो 3 विधि आप लोग को बता रहे, लॉटरी विधि, कार्ड विधि और ग्रिड विधि। ठीक है, तो लॉटरी विधि किसे कहते हैं, लॉटरी विधि में नाम या नंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में लिखकर उन्हें मोड़ लिया जाता है। जैसे आप पहले चोर सिपाही खेलते होंगे तो उसमें चोर सिपाही मंत्री और राजा लिखा हुआ रहता था, जब उसको फिर ऐसे घुमा के उसको फिर रख देते थे, रखने के बाद फिर कोई उठा लेता था, उसी को तो बोलते हैं लॉटरी विधि प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, इन सभी कागज के चीटों को किसी बर्तन या बॉक्स या झोले में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है ताकि वे भली भांति मिल जाए, और इसके बाद वे निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा अथवा किसी बच्चे द्वारा चीट निकाल लिए जाते हैं। इसे लॉटरी विधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लॉटरी विधि के बाद लॉटरी विधि में एक नंबर कागज होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों पर लेकर उन्हें मोड़ दिया जाता है, फिर मोड़ने के बाद चिट्टों को बर्तन या बॉक्स या डब्बे में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसे मिला दिया जाता है। उसके मिलाने के बाद निष्पक्ष व्यक्ति यानी एक बच्चे द्वारा उस चीट को निकाला जाता है, इसे तो लॉटरी विधि कहते हैं। ये काफ़ी सरल है। इसके बाद कार्ड विधि। ठीक है, आप लोग काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्ड विधि किसे कहते हैं, यह भी लॉटरी विधि का एक ही रूप है, यह लॉटरी विधि का ही रूप है। इसमें सभी इकाइयों के समान आकार एवं रंग के कार्ड बनाए जाते हैं, और इसमें सभी इकाइयों के समान आकार और रंग के कार्ड बनाए जाते हैं, ताकि ये नहीं पता चल सके कि अगर अलग अलग रंग का कार्ड रहेगा तो ये पता ये उसका कार्ड है, ये उसका, इसलिए अलग अलग नहीं, सबको एक समान कार्ड बनाया जाता है। इन कार्डों को एक ड्राम में रखकर खूब हिलाया जाता है, एक ड्राम में रखकर खूब हिलाया जाता है और एक कार्ड निकाल दिया जाता है। इस प्रकार यह क्रिया उतनी ही बार इस प्रकार
या क्रिया उतनी ही बार की जाती है जितने जितने कार्ड निकाले जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हमको 10 कार्ड निकाला तो हमको उस प्रक्रिया को 10 बार करना होगा। इस विधि से जो कार्ड निकाले जाते हैं उनसे संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और उससे संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रिड विधि, ठीक है। ग्रिड विधि उससे कहते हैं इसका प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। क्या? भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। पहले किसी गांव, नगर या नक्शा बनाकर ग्रिड प्लेट को रख दिया जाता था। जो एक प्लेट होता है ना, ऐसे मान लिया ऐसे प्लेट होता था, ऐसे यहाँ यहाँ बिंदु टाइप से, उसी को बनाकर रख दिया जाता है। इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने होते थे, वर्गाकार खाने बने होते थे। एक चौड़ा खाना बना होता था जिन पर नंबर लिखे होते थे, 1 2 3 4 5 करके लिखा होता था। जिन भागों पर वर्गाकार खाने आते थे उनका चयन कर लिया था। जिन भागों पर वर्गाकार खाने आते थे उसका चयन कर लिया जाता था प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है नियमित देव दर्शन, ठीक है। नियमित देव दर्शन उसी में आप लोग को जो बता रहे ये आप लोग को डी है, ठीक है। ये डी है नियमित देव। आप लोग को पूछेगा कि देव दर्शन का आप लोग की विधियां बताएं, तो आप लोग को पहला लॉटरिक विधि, कार्ड विधि, ग्रिड विधि, नियमित देव दर्शन और अन्य नियमित देव दर्शन। तो नियमित से आप देख रहे हैं कि नियमित तो इसमें समग्र के इकाइयों को निश्चित क्रम में लिखकर निश्चित क्रम के बाद इकाइयों का चयन किया जाता है, ठीक है। निश्चित क्रम में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके लिखा जाता है। यह निदर्शन क्रमबद्ध या व्यवस्थित होता है और ये क्रमबद्ध होता है, यानी ये सीरियल वाइज चलता है, ठीक है। 1 2 3 4 करके चलता है और इसलिए इसे एकदम सरल भाषा में बोल सकते हैं कि एक क्रमबद्ध तरह से व्यवस्थित किया जाता है और इसे अर्धदेव विधि भी कहते हैं। दूसरा अनियमित देव दर्शन, इसमें प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर, यानी एक और अगर हम 1 से 10 तक ले रहे 1 और 10 को छोड़कर निश्चित कर्म होता है वो विभाजित कर किसी भी इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। निश्चित कर्म विभाजित कर किसी भी इकाइयों का चयन कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैर देव दर्शन, ठीक है। यह देव दर्शन के विपरीत है। इसमें संभावना या संयोग की कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसे गैर देव दर्शन कहते हैं। उसमें संभावना संयोग बना होता, मान लिया यहाँ पे 4 स्टूडेंट है तो चारों पे संभावना बना हुआ है। अगर क्लास में टीचर क्लास लेना है तो चारों पे संभावना बना हुआ है कि कब सर आएंगे, और हम लोग चारों को मान लिया यहाँ पे 1 स्टूडेंट 2 3 4 और ये कुछ शिक्षक यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे टीचर है और ये गए, इसकी भी संभावना, इसकी भी संभावना, इसकी, ये चारों की संभावना बना हुआ है। इसी को तो आप लोग को देव दर्शन बोलते थे। और गैर देव दर्शन, इसमें कोई संभावना, किसी प्रकार की कोई संशय नहीं बनी हुई रहती है, ये बिंदास होते हैं, ठीक है। इसमें पहला विचार है साविचार निर्दर्शन, ठीक है। साविचार, इसमें अपने उद्देश्य के अनुरूप इकाइयों का चयन किया जाता और इसमें अपने उद्देश्य के अनुकूल ही आपको इकाइयों का चयन किया जाता है। शोधकर्ता पहले से ही समग्र के इकाइयों के बारे में जानकारी रखता है और पहले से ही उसके बारे में समग्र जानकारी रखता है। इसमें आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, इसमें अनिश्चित पर कुछ नहीं छोड़ा जाता, सब निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट है सुविधापूर्ण निर्देशन। इस विधि में निर्देशन का चुनाव अध्ययनकर्ता की सुविधा अनुसार किया जाता है। और सुविधा अनुसार देखिए, सुविधापूर्ण यानी सुविधा के अनुसार इसमें शोधकर्ता इसमें अपना शोध कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद निर्देशन का आप लोग को महत्व बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन का महत्व। ये भी पूछ सकता है कि निर्देशन क्या है, निर्देशन के महत्व का वर्णन करें, तो निर्देशन भी बता रहे हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, ज्यादा लंबा हो रहा है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आप लोग को बता रहे हैं निर्देशन का महत्व, ठीक है। इसका महत्व के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेगा, निर्देशन का महत्व क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कि हम लंबे क्षेत्र में करें, लंबे क्षेत्र में निर्देशन क्या है, तो निर्देशन को एक छोटे क्षेत्र में किया जा सकता है। इसमें हमें समय की बचत होगी, उसके बाद हम धन की भी बचत करेंगे। अगर 2500 लोगों को हमें 2500 लोगों से प्रश्न पूछना है तो हम 10 लोगों से पूछे, क्योंकि वहाँ पे हमारा समय बचत होगा, धन की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, गहन अध्ययन की बचत होगी, ठीक है। इसमें श्रम की बचत होती है, गहन अध्ययन संभव हो पाता है, परिणामों की परिशुद्धता आ जाती है, ठीक है। समय की बचत होती है, धन की बचत, श्रम की बचत, गहन अध्ययन होती है, परिणामों की परिशुद्धता आती है, तथ्यों का पुनर्परीक्षण किया जाता है, प्रशासनिक सुविधा भी आसानी होती है। इसका ये महत्व है। इसको महत्व को भी आप लोग को डिफाइन करके बता रहे ताकि आप लोग को एग्जाम में, हम नहीं चाहते किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़े। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका और हम जो पढ़ा रहे आप संतुष्ट है तो हमारे चैनल को भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, ठीक है।
पहला पॉइंट है वो समय की बचत होती है। ठीक है, पहला इसका महत्व है समय। निर्देशन प्रणाली में समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करके उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें समय की बड़ी बचत होती है। हम कुछ 2500 लोगों में से 10 लोगों का चयन किए, वो 10 लोगों पर 2500 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी समय की बचत हो रही है, अध्ययन करने में आसानी हो रही है, ये बातों को दर्शाया गया। दूसरा पॉइंट है धन की बचत हो रही है। निर्देशन में कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और निर्देशन में होता है वो कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः इससे धन की पर्याप्त बचत होती है। और धन की पर्याप्त बचत होती है, अगर हम 2500 लोगों पर शोध कार्य प्रारंभ करें तो कहीं ना कहीं पैसा मुझे ज़्यादा लगेगा, 10 लोगों पर करेंगे तो मुझे 10 लोगों में पैसा कम लगेगा, इसलिए धन की बचत। निर्देशन का संगठन विधि की तुलना में फाइलों, कंप्यूटर, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता आदि का कम खर्च करना पड़ता है। संगठन विधि की तुलना में फाइलें, कंप्यूटर, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता में काफ़ी कम खर्च, श्रम की भी बचत होती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ठीक है, श्रम की बचत। निर्देशन में कम इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है और निर्देशन में कम इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है, अतः अधिक श्रम कार्यकर्ता एवं उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती और अधिक श्रम करने वाले कार्यकर्ता की आवश्यकता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार निर्देशन श्रम की बचत और प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन। संकलन विधि में क्षेत्र विस्तृत एवं इकाइयों को बिखरी हुई होती है। जो संकलन विधि में क्षेत्र विस्तृत एवं इकाइयां बिखरी हुई होती है, अतः उसके बारे में मोटी बातें ही ज्ञात की जाती है। निर्देशन में अपेक्षाकृत कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः उनके बारे में सूक्ष्म, विस्तृत एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। गहन अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। कम लोगों पर अध्ययन करेंगे तो विस्तार एवं बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। परिणामों की परिशुद्धता आती है। तो निर्देशन में अध्ययनकर्ता का ध्यान कुछ निश्चित इकाइयों पर ही केंद्रित होता है, अतः यह पर्याप्त निष्कर्ष अधिक या अर्थात या परिशुद्ध होते हैं। कहने का तात्पर्य कि निर्देशन होता है वो निर्देशन की जो ध्यान कर रहे होते हैं, उनके जो तथ्य होते हैं, परिणाम होते हैं, वो परिणाम एकदम कम मात्रा में निश्चित इकाइयों पर ही केंद्रित होती है, अतः निष्कर्ष होता है अधिक या अर्थात एवं परिशुद्ध होते हैं। यदि निर्देशन का चुनाव सही तरीके से किया जाता है तो कई बार इसके निष्कर्ष संकलन परिधिक निष्कर्षों से अधिक परिशुद्धता होती है। अगर निर्देशन का सही चुनाव होता है तो निष्कर्ष काफ़ी अच्छे और काफ़ी संकलन पद्धति के निष्कर्षों से भी अधिक परिशुद्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यों की पुनर्परीक्षण। ठीक है, तो तथ्यों की पुनर्परीक्षण में होगा किसी भी अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता को ज्ञात करने में उनकी पुनर्परीक्षण की जाती है। तथ्यों को अगर मान लीजिए हमें जांचना है, परखना है, तो हम उसे पुनर्परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि निर्देशन में कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम उसे बार बार भी पूछ सकते हैं। अतः पुनः जांच के लिए उनमें से कुछ इकाइयों का चयन कर अध्ययन कर सरल होता है और इकाइयों का चयन कर अध्ययन करने में काफी सरल होता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, तो निर्देशन में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण प्रबंध और प्रशासन की आयोजन में संगठन की सुविधा रहती है और संगठन से सुविधा रहती है। एक दूसरे से आसानी से सूचना हम ले सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, प्रेसिडेंट सूचना पहुंचा सकते हैं, जिसमें अनुसंधान या संगठन सरल हो जाता है। ठीक है, निर्देशन की सीमाएं या इसकी दोष भी बोल सकते हैं। निर्देशन का दोष, ठीक है, आप लोग को गुण पढ़ाएं, ये दोष भी बोल सकते हैं। तो इसका सबसे पहले दोष क्या होगा, तो पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि हम छोटे से एरिया में कर रहे हैं। 2500 लोगों में हम 10 लोगों का हम निष्कर्ष निकाल रहे थे उससे पूछ के, तो कहीं ना कहीं पक्षपात की संभावना रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिनिधित्व। निर्देशन के चुनाव में कठिनाई आती है और प्रतिनिधित्व का चुनाव हम कैसे करें, निर्देशन में ये कठिनाई आती है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर कोई निर्देशन कर रहा होता है सैंपलिंग कर, उसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर ज्ञान नहीं रहने से वो निर्देशन भी गलत हो जाता है। निर्देशन पर कायम रहने की कठिनाई होती है और एक ही जगह पे हम कायम नहीं रह सकते। निर्देशन की असंभावनाएं क्या क्या, तो सबसे पहले आप लोग को पक्षपात की संभावना, प्रतिनिधित्व, निर्देशन के चुनाव में कठिनाई, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, निर्देशन में कायम रहने की कठिनाई, निर्देशन की असंभावनाएं। ठीक है,
तो पहला पॉइंट है पक्षपात की संभावना। निर्दर्शन विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। ऐसे स्थिति में निर्दर्शन प्रतिनिधित्व नहीं रह जाता है। ऐसे स्थिति में निर्दर्शन का प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं रह जाता। निर्दर्शन का चुनाव करते समय किसी न किसी रूप में अध्ययनकर्ता का प्रभाव होता है, वो पक्षपात आ ही जाता है। तब निर्दर्शन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होते वो सही नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी कार्य को शोध करने गए हैं, उस क्षेत्र में आपके दोस्त मित्र या आपके फैमिली मिल जाएं, तो आप कहीं उसके बहकाव में चले जाइएगा। वो जो बोलेंगे आपको उसके बहकाव में, उसके भावनाओं में बह जाए। क्योंकि मानो एकदम क्या बोलते हैं नवीन, मानो एकदम उसके मानो एकदम वो किसी के इमोशनल में बह जाता है, उसकी भावनाओं में बह जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ बोला गया पक्षपात की संभावना काफ़ी बनी रहती है। निर्दर्शन के चुनाव में कठिनाई। निर्दर्शन तभी उपयुक्त होता है जब वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे। शोधकर्ता को निर्दर्शन के विधियों को अच्छी तरह से बात करें, निर्दर्शन की विधियों को अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं होना है। बात के निर्दर्शन तभी उपयुक्त होता है जब वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे। शोधकर्ता को निर्दर्शन की विधियों को अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए ताकि सही विधि अपनाकर प्रतिनिधित्व का चयन कर उन तक पहुंचा जा सके। ठीक है, कठिनाई ये होती है कि हम उसके बारे में जानते नहीं है और सही विधि का उपयोग नहीं कर पाते, तो वहां तक कहाँ पहुंचेगी, इसकी कठिनाई होती है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसमें विशेष ज्ञान की भी आवश्यकता होती है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, तो निर्दर्शन का चयन एक तकनीकी प्रक्रिया है या अतः प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह उत्तम निर्दर्शन का चयन करे और उत्तम निर्दर्शन का चयन करे। इसके लिए शोधकर्ता को प्रशिक्षित एवं अनुभवी होना आवश्यक होता है। इसके लिए शोधकर्ता को विशेष ज्ञान के लिए और प्रशिक्षित होना पड़ता है, अनुभवी होना पड़ता है, उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद निर्दर्शन पर कायम रहने की कठिनाई होती है। निर्दर्शन में इकाइयों की संख्या कम होती है, फिर भी चुनी हुई इकाइयों पर कायम रहना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के स्थान पर अन्य लोगों का चयन करना पड़ता है। इन परिवर्तन में पक्षपात आने की संभावना रहती है। मान लीजिए एक व्यक्ति का जिसका हम चयन किए हैं, अगर वो व्यक्ति अगर वहाँ पे पुनः नहीं रहे तो हमें दूसरे व्यक्ति का चयन करना पड़े, तो फिर हमारे जो हमारे शोध रहता है उसमें परिवर्तन होता है और पक्षपात की संभावना बनी रहती है। निर्दर्शन की असंभावना। ठीक है, कई अध्ययनों में संकलन पद्धति का प्रयोग असंभव होता है। उसी प्रकार से कहीं निर्दर्शन पद्धति को काम में लेना भी असंभव होता है और कहीं उसको लेना भी असंभव होता है। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं। देखिए आप लोग जब लिख रहे होते हैं ना, तो निष्कर्ष को नहीं लिखना भूलिएगा। निष्कर्ष को लिखिएगा तो एग्जामिनर समझ जाता है कि इसका सारा जो 8 या 7 पेज का जो आंसर है उसका 1 2 3 4 लाइन में इसका निचोड़ आपने दे दिया है, तो निष्कर्ष पढ़ के भी आपको नंबर देगा और अच्छा नंबर आएगा। तो निष्कर्ष के तौर पर बोल सकते हैं प्रिय स्टूडेंट कि उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी निर्दर्शन के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी निर्दर्शन के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। मूल्य बात यह है कि निर्दर्शन का चयन उचित मात्रा में उचित रीति से किया जाता है और निर्दर्शन का चयन उचित मात्रा में उचित रीति से किया जाता है। ये संपूर्ण जितना बताएं उसका संपूर्ण व्याख्या था, संक्षिप्त व्याख्या था। इससे समझ में आ गया कि निर्दर्शन एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे हम नकार नहीं सकते और इसे उचित मात्रा में उचित रीति से किया जा सकता है। इस तरह ये आपका निर्दर्शन समाप्त हो गया। आप सिर्फ याद रखिएगा सैम्पलिंग। ठीक है, अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, जय हिंद जय भारत।